एक आतंकवादी का तरह मुझे ट्रीट किया। मतलब एक छोटा रूम में एक बेड पे मुझे हथकड़ी लगा के उधर बिठाया, बैठाया। मैनेजर था के मेडिकल कॉलेज में, एक मेजर, रिटायर्ड मेजर आर्मी मैन था। वो मुझे बहुत गाली बकाया और बहुत बुरी तरह ट्रीट किया। जेल में दो चीज़ सख्त मना है, एक बुक नहीं मिलेगा आपको, पेन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सिगरेट मिलेगा, बीड़ी मिलेगा और गांजा भी मिलेगा। हर यूपी का जेल में नशा मिलता है आपको। एक केवल एक रीजनल न्यूज़पेपर का रिपोर्टर था मैं। अभी मुझे ये गवर्नमेंट और सो कॉल्ड मीडिया मुझे क्या किया, बहुत बढ़ाया मेरा, मुझे बहुत हिम्मत मिल गया इससे बाद। सरकार क्या सोचा, इसको जेल में डालेगा तो ये मुस्लिम है, ये जर्नलिस्ट है, केरला का है, इसको एक डालेगा तो एक अच्छा एक टूल है हमको। ये लोग हमको डराने के लिए जेल भेजा। मतलब दूसरा जर्नलिस्ट को सरकार को खिलाफ कौन बोल रहा है, कौन ब्रॉडकास्ट कर रहा है, उसको डरने के लिए कोशिश किया मेरा थ्रू। लेकिन अभी मैं बताऊं सबको, ये जेल इतना दिक्कत नहीं, जेल जाएगा तो हमारा जेल के बारे में क्या क्या हमारा डर था वो पूरा खत्म हो जाएगा। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आज एक ऐसे जांबाज पत्रकार के साथ मैं मौजूद हूं जिन्होंने एक ऐसी सजा को 28 महीने तक झेला है जिसका जुर्म इन्होंने किया भी नहीं था। किसी परिचय की जरूरत नहीं है, हमारे साथ मौजूद हैं जांबाज पत्रकार सिद्दीक कप्पन, जिन्होंने सत्ता की उस घिनौनी साजिश को ना सिर्फ बारीकी से देखा बल्कि जेल में सहा भी है। तो आपका पल पल न्यूज में सबसे पहले स्वागत है। सिद्दीक, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 28 महीने का वक्त जब भी हम सोचते हैं वो अपने आप में परेशान करने वाला है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा जेल के दौरान, क्योंकि जब भी हम जेल की बात करते हैं तो डर लगता है और आपने तो वो 28 महीने वहां देखा है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं जेल गया वो कोविड का टाइम में था। कोविड के टाइम में जेल में बहुत परेशानी था, मतलब क्वारंटाइन का कुछ सुविधा नहीं था। उस टाइम शुरुआत में बहुत परेशान था, बहुत हार्ड टाइम था वो। फिर क्या हुआ, मतलब अरेस्ट का टाइम में मुझे अक्टूबर 5 को 2020 अक्टूबर 5 को अरेस्ट किया। उस टाइम में बहुत पुलिस का तरफ से बहुत मतलब बुरी तरह का ट्रीटमेंट था। लेकिन उसका बाद जेल पहुंच गया। जेल में शुरुआत में बहुत परेशानी था। उस टाइम कोविड का कुछ सुविधा नहीं, मैं बताया कुछ सुविधा नहीं था। लेकिन उसके बाद थोड़ा सुकून मिला हमको। डर, मतलब डर मर गया हमारा। ये लोग हमको डराने के लिए जेल भेजा। मतलब दूसरा जर्नलिस्ट को सरकार को खिलाफ कौन बोल रहा है, कौन ब्रॉडकास्ट कर रहा है, उसको डरने के लिए कोशिश किया मेरा थ्रू। लेकिन अभी मैं बताऊं सबको, ये जेल इतना दिक्कत नहीं, जेल जाएगा तो हमारा जेल के बारे में क्या क्या हमारा डर था वो पूरा खत्म हो जाएगा। सिद्दीक, सबसे ज़्यादा हम लोगों के सामने जब कोविड के दौरान आपकी वो तमाम जब ट्रीटमेंट की चीज़ें हम लोगों के सामने आ रही थी, जिसमें एक चीज़ सामने आई कि आपको ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा है। हम लोग तो बस, हमें जो खबरें मिल रही थी हम वो बस दिखाना चाह रहे थे कि हमारी बिरादरी का एक पत्रकार जिसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो विक्टिमहुड को दिखा रहा था। क्योंकि हाथरस की जब हम बात करते हैं तो उसमें सिरहन पैदा होती है कि निर्भया की अगर हम बात करें तो हाथरस कांड भी उससे कम नहीं था। लेकिन सत्ता उस चीज को दबाने के लिए किसी और को निशाना नहीं बना पाई तो आपको बना लिया। लेकिन इस बात के लिए जब भी हम एम्स की तरफ देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि आपके साथ उस वक्त में बहुत बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया गया। मैं कहूंगी कि ऐसी दुर्गति तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उस वक्त जब आप अस्पताल में थे तो कैसा आप महसूस कर रहे थे, क्या ट्रीटमेंट था? मुझे अप्रैल में रमज़ान के टाइम में था और 7 रमज़ान के बाद मुझे कोविड इफेक्ट हुआ।
उस टाइम उससे पहले 10 दिनों से मुझे बुखार था और बॉडी पेन था। जेल हॉस्पिटल था, जेल हॉस्पिटल में क्या किया वो लोग, कुछ पैनाडोल पैरासीटामोल या पेन किलर इंजेक्शन दिया। फिर एक दिन मैं अचानक से मुझे रात में मैं गिर गया, ब्लैकआउट हुआ, गिर गया। उस टाइम मुझे मथुरा में एक मेडिकल कॉलेज KIM मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ। उधर बहुत मतलब ये क्या किया, एक आतंकवादी का तरह मुझे ट्रीट किया। मतलब एक छोटा रूम में एक बेड पे मुझे हथकड़ी लगा के उधर बिठाया, बैठाया। फिर टॉयलेट जाने के लिए, वॉशरूम के लिए सब मना किया। तो खाना भी एक दिन में एक बार खाना। एक कोविड सेंटर था, वो गवर्नमेंट का कोविड सेंटर था, रिकॉग्नाइज्ड कोविड सेंटर था। उसमें ऐसा था, उधर एक मैनेजर था KIM मेडिकल कॉलेज में, एक मेजर, रिटायर्ड मेजर आर्मी मैन था। वो मुझे बहुत गाली बकाया और बहुत बुरी तरह ट्रीट किया। ये बताया ये भागने के लिए आया, इसको कोविड नहीं है, ऐसा ट्रीटमेंट था। उस दिन उधर से मैं एक जुगाड़ से एक फ़ोन किया, एक वार्ड बॉय आया, उसको पैसा दे के मैं मेरा वाइफ को फ़ोन किया। मैं बताया मुझे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, इतना बुरा हाल है हॉस्पिटल में, ये पुलिस स्टेशन नहीं है, KIM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ऐसा ट्रीट किया मुझे। मैं बताया मुझे इधर से डिस्चार्ज करो, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करो, इतना दिक्कत था। फिर कोर्ट में एप्लीकेशन डाला। 5 दिन के बाद 5th डे में एक SDM और मेडिकल ऑफिसर आया मुझे मिलने के लिए। मैं उससे मेरा शिकायत उठाया उसके सामने। फिर 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए 6th डे में मुझे हथकड़ी हटाया, मेरा हथकड़ी हटाया। फिर 7वें दिन मुझे ये बताया इसको कोविड नहीं है अभी, इसको डिस्चार्ज किया। फिर मुझे क्या किया, जेल भेजा। लेकिन उस टाइम ही मुझे कोविड था। आपको नहीं लगता कि ये जानबूझ के आपको शिकार बनाया गया? और किसके इशारों पर ये चीजें हुई? मैं पिछले 2013 से दिल्ली में काम करता था। मैं 2-3 मीडिया में दिल्ली की में 2-3 मीडिया के लिए रिपोर्टिंग किया। 2 प्रिंट मीडिया था, एक डिजिटल मीडिया था, उसमें काम किया। उस टाइम मैं केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का सेक्रेटरी था, दिल्ली चैप्टर का, केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट। उस टाइम हमारा दिल्ली दंगे के बाद 2 चैनलों को खिलाफ होम मिनिस्ट्री पाबंदी लगाया, केरला 24 घंटे के लिए बैन किया। उस टाइम में एक प्रोटेस्ट, जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट को लीड किया। उसके बाद मैं टारगेट में या इन लोगों को सर्वेलेंस में आया, गवर्नमेंट का सर्वेलेंस में। उसके बाद मेरा खिलाफ भी बताया, ये दिल्ली दंगे के लिए ये क्या किया, कुछ फंडिंग किया, मैं है दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड, मुझे बनाया, ऐसा था। एक संघ परिवार वेबसाइट में मेरा खिलाफ ऐसा एक आर्टिकल आया। उसके बाद में ये एशियानेट और मीडिया वन के खिलाफ मतलब पाबंदी, मतलब बैन किया 24 आवर्स के लिए। उसके बाद उस प्रोटेस्ट के खिलाफ उसके बाद मुझे सर्वेलेंस में और मेरा टारगेट किया। लेकिन सिद्दीक, अभी बीते दिनों पुलिस की तरफ से एक बयान भी सामने आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि उन्हें पता ही नहीं था कि आप जर्नलिस्ट है, वरना ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो कैसे देखते हैं इस बयान को, क्योंकि लगातार पुलिस की तरफ से वो बयानबाजी जारी थी जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको PSY से जोड़कर दिखाया जा रहा था, आतंकी के तौर पर पेश किया जा रहा था और देश के लिए खतरा तक बताया जा रहा था। कैसे देखते हैं आप? ये पुलिस हमेशा, आपको मालूम होगा, पुलिस हमेशा झूठ बोलता है। मतलब मेरा अरेस्ट का टाइम नहीं है, अरेस्ट का पहले पूछताछ करने के लिए पुलिस आया। मैं उस टाइम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का ID कार्ड दिखाया, मेरा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का ID कार्ड अभी भी पुलिस का पास है, ये कोर्ट में सबमिट किया। फिर ऐसे क्यों बात कर रहा है यूपी पुलिस? मतलब सबको मालूम है यूपी पुलिस मतलब एक झूठ बोलने वाला लोग है। मतलब अभी भी उसका पास ID कार्ड है, मेरा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का ID कार्ड है। फिर उसको ये बताया हमको नहीं मालूम, ये अरेस्ट के टाइम में ये मैं कुछ नहीं बोला, पत्रकार वो भी नहीं बोला, बताया कि मैं ID कार्ड दिखाया। यूपी पुलिस को इंग्लिश नहीं पढ़ा आती है,
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का आईडी कार्ड था मेरे पास। सबसे बड़ी बात तो यही है कि लेकिन इन सब के बीच में जब मीडिया की बात आती है तो मीडिया का एक ऐसा तबका हमने आपके लिए देखा उस सिनेरियो में जहां पर उन्होंने चीख चीख कर आपको, मैं ये नहीं कहूंगी दबे शब्दों में आतंकी कहा, उन्होंने खुले शब्दों में आपको आतंकी कहा, पीएफआई से जुड़ा हुआ कहा, यहाँ तक कि हर हेडलाइन में तीसरा शब्द यही होता था कि अब बाहर से फंडिंग ला रहे हैं भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि जब बात इमेज की आती है तो सबसे पहले डिस्ट्रॉय जिसे किया जाता है वो इमेज है। तो जब ये चीजें चल रही थी, आप तो जेल के अंदर थे, लेकिन जेल के बाहर से इस तरीके का माहौल जब बनाया जा रहा था तो जब आपने देखा और समझा तो कैसे आप इसे देखते हैं? मतलब उस टाइम पहले भी, अभी पुलिस बताया, हमको नहीं मालूम था ये पत्रकार है या अच्छा है। पहले मेरा खिलाफ क्या बताया, कम्युनिस्ट सपोर्टर बताया, माओइस्ट सिंपथाइजर बताया, फिर लास्ट पॉपुलर फ्रंट का कनेक्शन बताया। हम पत्रकार है, पत्रकार को कम्युनिस्ट से और आरएसएस लोग तक हमको कनेक्शन है। हमारा मोबाइल में कितना लोगों को नंबर है, सबसे कनेक्शन है। ऐसा का कनेक्शन नहीं है तो वो पत्रकार नहीं है। जाहिर सी बात है, जाहिर सी। हम वीएचपी, आप मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, हम वीएचपी ऑफिस में जाते रहते हैं, बीजेपी ऑफिस में रहते हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफिस में और सीपीएम ऑफिस में, सब मतलब कितना लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, कितना लीगल पार्टी है, सबसे कनेक्शन है। जज, वकील, कितना कितना लोग इंडिया में रहता है, सबसे हमको कनेक्शन चाहिए। नहीं है तो हम पत्रकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा फंड के बारे में पूछा आप, मेरा अकाउंट में कितना रुपीस आया, मेरा बैंक स्टेटमेंट अभी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, सबको देख सकता है, पुलिस को भी मालूम है, ईडी को भी मालूम है। पर ईडी तो बड़े बड़े लोगों तक जाती है, उधर नहीं जाते हैं। 5,000 रुपए के पीछे पड़ा ईडी, हमारा ईडी सुप्रीम एजेंसी है। देखो कितना एमएलए को ट्रेड मतलब हॉर्स ट्रेडिंग करता है, उधर नहीं जाता है। विपक्ष का कितना एमएलए को बीजेपी खरीदा, उधर ईडी नहीं जाता है। लेकिन मेरा 5,000 रुपया, वो भी मेरा अकाउंट में नहीं है, मेरा को पैसेंजर का अकाउंट में 5,000 रुपया आया, वो भी इंडिया से आया, विदेश से अभी तक प्रूफ नहीं मिला, सबूत नहीं मिला इन लोगों को। जाहिर सी बात है 28 महीने जब इन्हें लग गए तो सबूत तो अब आगे क्या ही मिलेंगे। लेकिन ये कियामत नाल तक चलेगा तो भी सबूत नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी बात है कि एक पत्रकार अपनी सच्चाई के लिए 28 महीने तक लड़ रहा है और जमानत 2 बार मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद रिहाई नहीं दी जा रही थी। लेकिन इसी के साथ साथ सिद्दीक, सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब ये पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा था, आप अंदर थे, आपके साथ जितने जुर्म किए जा रहे थे, जितना कुछ आपके साथ बर्बरता की जा सकती थी वो कहीं ना कहीं की जा रही थी और आप अकेले झेल रहे थे। क्या जेल के अंदर आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो क्या वो आपको अब बताया गया? क्योंकि जेल के हिस्से की कहानी हम बाहर से तो पत्रकार के तौर पर कह सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन आप जब वहां पर थे तो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि अंदर की कहानी कभी बाहर नहीं आती है, तो क्या आपको कभी लिखने का मन हुआ? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब कन्हैया की किताब आई थी उसने कहा था कि मैंने पूरी किताब वहां लिखी, मुझे पढ़ने के लिए मिला था। क्या आपको वहां पर पढ़ने लिखने के लिए या कुछ एक्सप्रेस करने के लिए वो चीजें कही गई, दी गई या फैसिलिटीज दी गई? जेल में 2 चीज सख्त मना है, एक बुक नहीं मिलेगा आपको, पेन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सिगरेट मिलेगा, बीड़ी मिलेगा और गांजा भी मिलेगा, लेकिन पेन, बुक्स ये नहीं मिलेगा। और पत्रकार को तो खास कर नहीं मिलेगा। हम ऐसा एक माहौल में हम कैसे लिखेगा? हर यूपी का जेल में नशा मिलता है आपको, लेकिन बुक नहीं मिलेगा। मेरा हजारों रुपया का बुक ये बर्बाद कर दिया जेल अथॉरिटी, बहुत बुक, 1-2-3 बुक मलयालम बुक था, मलयालम के वजह से 1 बुक 2 बुक इंग्लिश बुक था, वो बताया ये उसमें कुछ ऐसा आर्टिकल है, वो है, ऐसा बताया। मतलब हिंदी बुक मिलेगा आपको,
वो भी हमेशा नहीं मिलेगा, आपका मन से नहीं पड़ेगा। जेल अथॉरिटी का वो दे देगा बुक, वो मिलेगा बस। लेकिन आपको मैचेस चाहिए, जेल में मिलेगा। सिपाही को 100 रुपये दे दो, बीड़ी मिलेगा, सिगरेट मिलेगा, नशा कुछ है तो वो भी मिलेगा, लेकिन बुक पेन मना है जेल में। बिल्कुल सिद्दीक, इन सब के बीच में एक दर्द जो आपने अंदर सहा, लेकिन बाहर भी आपका परिवार उस डर और दर्द के साथ लगातार जूझ रहा था। मैं सवाल नहीं करना चाहूंगी, मैं बस ये जानना चाहूंगी कि जब मीडिया अपने बच्चों को ये बता रहा था कि उनका पिता आतंकवादी है, मास्टरमाइंड है और दिल्ली दंगे जैसी दर्दनाक घटना का मुख्य आरोपी है, उस वक्त परिवार ने कैसे डील किया? क्योंकि बीवी तो समझदार है, लेकिन पति जेल में है तो हिम्मत टूटती है। लेकिन बच्चे, एक स्कूल गोइंग बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, तो वो कैसे आपके साथ कम्युनिकेट हुआ? कैसे आपने उनको समझाया कि बेटा जो मैं कर रहा हूँ वो गलत नहीं है? कैसे कैसे कम्युनिकेट किया आपने? हमको मदुरा जेल में 1 साल 2 महीने मदुरा जेल में था। उस टाइम में 1-2-3 बार लेटर लिखा, बच्चों को लेटर लिखा, और दिन में 5 मिनट फोन मिला हमको। उस टाइम ही उसको मैं क्या किया, समझाया, मतलब हमारा केस ऐसा है। फिर हमारा बच्चे भी बहुत उस टाइम में सबको मालूम था, छोटा बेटी था, उसको भी मालूम था क्या है यूएपीए, मेरा पापा के खिलाफ क्या है केस। हमारा फैमिली और हमारा मेजॉरिटी लोग, बाहर कितना लोग था, उसको सबको मालूम है ये पॉलिटिकल केस है। मतलब ये आपस में लड़की के खिलाफ एक मतलब दुष्कर्म हुआ, उससे डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को माइंड उससे डाइवर्ट करने के लिए, मतलब सत्ता वाला मतलब पुलिस और यूपी गवर्नमेंट ऐसा कोई, सबको मालूम है, अभी भी मालूम है, पूरे दुनिया को मालूम है आपस में क्या हुआ, सिद्दीक अपन को क्यों अरेस्ट किया। मतलब एक निर्भया, दूसरा एक निर्भया टाइप, उसमें डर था पुलिस को और गवर्नमेंट को, इसलिए उससे डाइवर्ट करने के लिए आतंकवादी, फॉरेन फंड, ये सबको मालूम है, लेकिन सरकार को नहीं मालूम। सरकार क्या सोचा, इसको जेल में डालेगा तो ये मुस्लिम है, ये जर्नलिस्ट है, केरला का है, इसको एक डालेगा तो एक अच्छा एक टूल है, हमको इस केस से डाइवर्ट करने के लिए एक अच्छा टूल मिल गया, लेकिन सरकार इसमें फेल हुआ। एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि आपको सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि आप मुसलमान हैं, या आप सिद्दीक नहीं होते तो ये आपके साथ नहीं होता? ये एक रीजन है, बस रीजन है, एक ही रीजन बस। हम जर्नलिस्ट हूँ, पिछले बहुत साल से दिल्ली में काम करता था, और जर्नलिस्ट हैं और केरला का है, ये तीनों में एक रीजन है। केवल मुस्लिम नहीं, सब भी है। देखो कितना फ्री थिंकर्स जेल में है, बहुत हिंदू लोग, मतलब फ्री थिंकर्स भी जेल में है। गौरी लंकेश को मार डाला इन लोग, मतलब फासिस्ट गवर्नमेंट का एक टूल है। हर जगह में, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार, हर जगह में जर्नलिस्ट टारगेट कर रहा है। बिल्कुल 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 सही बात है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी सिद्दीक, कि 28 महीने की वो जेल, वो प्रताड़ना, लेकिन 2 बार दो बार जमानत मिलने के बाद भी रिहाई नहीं मिली, लेकिन अब आप बाहर हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि आप दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या अब आपको डर लगता है, क्या आप पत्रकारिता छोड़ देंगे, या अब और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, ताकि ये जो पहली कौम है पत्रकारों की, नई जर्नलिज्म की, जो सत्ता से आंख में आंख डालकर पूछना जानती है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, आप अपनी नीतियों पर, सत्ता के लिए, अपनी बड़ाई करने के लिए, अपने आप को, तमाम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन आम आवाम उसकी वजह से परेशान है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सिद्दीक अपन डर गए, या अब और मजबूती से आवाज उठाकर सत्ता से ही पूछेंगे कि मेरे साथ भी जो किया वो गलत था, अब आगे और लोगों के साथ गलत नहीं होना चाहिए? ये मेरा अरेस्ट सरकार को बहुत नुकसान है।
हमारा ट्रेशरी के लिए, हमारा एक्सचेकर के लिए भी बहुत नुकसान है, और हमारे जर्नलिस्ट के लिए भी, जर्नलिस्ट को डराने में भी सरकार फेल हुआ। मतलब मैं जेल से बाहर आया, बहुत लोग, मतलब बाहर से भी, इंडिया के अंदर से नहीं, बाहर से भी बहुत लोग मुझे फोन किया, आप हमारे एक रोल मॉडल बन गए अभी, बिल्कुल ऐसा बताया मुझे। बहुत लोग मिलने के लिए भी कोशिश किया, यूके से और अमेरिका से और जर्मनी से, बहुत बाहर से भी बहुत लोग, जर्नलिस्ट लोग, सोशल एक्टिविस्ट लोग भी मिलने के लिए कोशिश किया, बहुत लोग मैसेज भेजा, ये बताया ये आप एक एग्जाम्पल बन गया, एग्जाम्पल बन गए। मतलब इसलिए सरकार इसमें फेल हुआ। बहुत लोगों को हिम्मत मिल गया मेरा इससे, इस एग्जाम्पल से बहुत लोग अभी बहुत क्या है, बहुत हिम्मत से काम कर रहा है जर्नलिज्म फील्ड में, स्पेशली डिजिटल मीडिया। क्यों? मतलब हमारा इस मेन स्ट्रीम मीडिया, मतलब सो कॉल्ड क्या है, मेन स्ट्रीम मीडिया, PRO मीडिया, उसको डर है। मतलब ये लोग गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट से चल रहा है। बिल्कुल न्यू मीडिया ऐसा नहीं है। मतलब कितना कॉर्पोरेट मीडिया है, कितना सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको डर है। एक केवल एक रीजनल न्यूज़पेपर का रिपोर्टर था मैं, अभी मुझे ये गवर्नमेंट और सो कॉल्ड मीडिया मुझे क्या किया, बहुत बढ़ाया मेरा, मुझे बहुत हिम्मत मिल गया इसके बाद। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है वो जाबाज पत्रकार जिनसे बात करके मुझे खुद हिम्मत मिल रही है। मैं ये जरूर कहूंगी कि डिजिटल मीडिया में जिस तरीके से सिद्दीक कप्पन को गिरफ्तार कर डराने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि अब तमाम डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को खामोशी साध लेनी चाहिए, लेकिन एक लंबी लड़ाई लड़ी गई 28 महीने की। उसके बाद सिद्दीक कप्पन हमारे साथ मौजूद है। अपने ऊपर हुए तमाम अत्याचारों के बारे में डर कर नहीं, गुस्से में नहीं, बस प्यार से सत्ता के उस तमाम अत्याचार को बता रहे हैं। मजबूती बताती है कि सत्ता को अब जान लेना चाहिए कि वो पत्रकार को, और अगर उसके धर्म को देखकर उसे गिरफ्तार करेगी तो उसके बावजूद वो आवाजें खामोश नहीं होंगी। सत्ता से सवाल पूछने वाले हमेशा उनसे सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि सवाल पूछना ही पत्रकार का पहला और आखिरी धर्म है। शुक्रिया।